ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोवे सव्वसाहूण। ऐसो पंचणमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च संवेशि परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह की विशेष क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना से शुरू करेंगे। वंदनासन में आ जाएं। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे साथ नागपुर की जानी मानी आहार विशेषज्ञ जयश्री पेंडरकर मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई है। अभी कोरोना का जब प्रकोप चल रहा है, कहते हैं कि प्रकोप कम हो रहा है, कम अभी भी लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। तो कोरोना काल में हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखने में हमारे आहार की, खान पान की बहुत बड़ी भूमिका है। और कैसे हम आहार के बारे में जानकारी रख सकते हैं, किस तरह का आहार हमें लेना चाहिए, किस आहार से हमें फायदा हो सकता है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला से निवेदन करता हूं, कृपया जयश्री ताई का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी सांखला। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम ज्ञान लेना चाहते हैं, आनंद जी ज्ञान बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसीलिए सारा ग्रुप बनाए। जो भी उपस्थित है उन सब का मैं सहर्ष स्वागत करती हुई मैं बहुत शॉर्ट में बात बताऊंगी, क्योंकि जयश्री बेन का परिचय, जयश्री ताई बहुत काम करती है और बहुत सालों से लगी हुई है, तो इनका परिचय देना बहुत बड़ी बात है। पर मैं शॉर्ट में कहूंगी कि ये जन जन को शिक्षा देती है, जन जन को शिक्षा देती है, आहार की जानकारी देती है, समाज में जागृति लाती है,
लेखिका है, वक्ता है, पता नहीं कितने काम ये करती हैं। इनके पति विंग कमांडर पति थे सुरेंद्र जी, जिनकी नौकरी ऐसी थी कि बार बार चारों जगह घूमना पड़ता था। तो अखिल भारत में इन्होंने पूरा प्रवास किया हुआ है। शिक्षिका भी रह चुकी है और 25 वर्ष से ये आहार विशेषज्ञ का काम करते हुए नागपुर के सिम्स हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है। ऑल ओवर इंडिया तो इन्होंने कितने सेमिनार लिए और शिविर वक्तव्य दिए, उसकी तो गिनती करना भी मुश्किल है। परंतु आउट ऑफ इंडिया भी सिंगापुर, दुबई, मालदीव, लंदन, अनेक जगह उन्होंने अपने प्रोग्राम किए हैं, सैकड़ों जगह। और मधुमेह पे विशेष उनके 80-85 प्रोग्राम है। इनको काफी पुरस्कार भी प्राप्त है, नागपुर, पुणे, रायपुर वगैरह जगह से। और विशेष उनका एक कार्य का उल्लेख करके मैं समापन करूंगी कि कुपोषण के लिए 13 साल से ये मेलघाट में बच्चों के लिए काम कर रही है। और 2011 में ये विषय इतना अच्छा लगा और इतने अच्छे परिणाम आए कि 2011 में उनको इस विषय में लंदन में अपने पर बात बताने का मौका मिल गया और उन्होंने वहां पेपर सादर किया। और ये बहुत जगह सलाहकार है, बहुत संस्थाओं में सदस्य है, महाराष्ट्र विज्ञान परिषद नासिक, कवि कुलगुरु संस्कृत विद्यापीठ, इन सब के अभ्यासक्रम के गठन में भी ये कार्यरत है। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी बहुत सारे लेख लिखती तो है ही। आकाशवाणी और दूरदर्शन में इनके बहुत कार्यक्रम हुए। 11 पुस्तकें पब्लिश है। 15 साल से योग राज और 4 साल से मातृ सेवा का संपादन कर रही है। बहुत बड़े व्यक्ति थे नागपुर के, शायद कई लोगों ने नाम सुना होगा, मामा गंधे। एक्स्ट्रॉर्डनरी व्यक्तित्व की ही यही धनी इनकी बेटी है, तो सारे गुण उनमें आए हैं। तो ऐसी बेटी का परिचय करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आहार कितना इम्पोर्टेंट है। और उसको जितने भी लेक्चर सुनोगे, जानोगे, हम इस पर एक सीरियल ही रखेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो मैं नम्र निवेदन करती हूँ, जय श्री सुरेंद्र पेंढरकर, आहार विशेषज्ञ, नागपुर, हमें आए और मार्गदर्शन करें और हमसे हमेशा जुड़ी रहे, इसी भाव के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ। जय श्री सुरेंद्र पेंढरकर। नमस्ते। हेलो। हेलो। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कैन यू सी मी? कैन यू सी मी? हाँ, हाईलाइट कर दीजिए इनको। हाँ, यस, अभी ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। सभी को मेरा प्रणाम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। आज मुझे ये मौका मिला है कि आप लोगों में मैं शामिल हूँ और कुछ आहार के बारे में सबको थोड़ा सा बताऊं। मैं विशेष रूप से आपकी आभारी हूँ। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये भगवत गीता में बताया गया है और ऐसे 6 श्लोक हैं कि जहाँ आहार का हमारे जीवन के साथ कितना महत्व है, ये अलग अलग ढंग से बताया गया है। तो सही आहार लेना, सही विहार और हमारा जो दिनक्रम है, हमारे जो जीवन शैली है, उसे सुधारना, ये हमारा परम कर्तव्य है। हमारे जीवन में 3 चीजें सबसे महत्व रखती है। वो है हमारा देश, उसकी रक्षा करना, उसको संभालना, फिर हमारा स्वास्थ्य और हमारा चरित्र। ये तीनों चीजें सबसे अहम है। और हम अब जब अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे तभी हम अपने देश को संभाल पाएंगे, उसकी रक्षा कर सकेंगे। तो हर व्यक्ति का स्वास्थ्य निर्भर रहता है आहार, विहार, आचार और विचार। हमारा आहार सही होना चाहिए, हमारा विहार यानी हमें व्यायाम चाहिए, कोई प्रतिदिन योगासन प्राणायाम ये चाहिए। फिर हमारा आचार यानी हमारा बर्ताव, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ये सही होना चाहिए। और हमारे विचार पवित्र, निर्मल और पॉजिटिव, सकारात्मक विचार, यही चीजें हमें आरोग्य प्रदान कर सकती है। केवल आहार ठीक होने से या केवल प्राणायाम ठीक होने से ऐसा नहीं होता है। आहार हमारा स्वास्थ्य कई बातों पर निर्भर रहता है। तो और अभी जो हमन पूरे विश्व भर में जो कोरोना ने
धूम मचाई थी, और अभी भी पता नहीं आगे चल के और कोई उनके भाई बहन आ जाएंगे, तो हमें उससे पहले से ही बच के रहना है। पहले से ही हमें अपना स्वास्थ्य यदि ठीक रहे तो ये वायरस हमें अटैक नहीं करेगा। तो ये जो दिन हम सब को सामना करना पड़ रहा है, तो मैं समझती हूँ आगे चल के केवल और केवल योगासन, प्राणायाम और हमारा रोग प्रतिबंधक आहार, ये 2 ही चीजें हमें आगे स्वस्थ जीवन देंगे। और ये बहुत 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 अहम बात है कि हमारा आहार सुधरे। और ये जो आहार जो है, ये खेती बाड़ी से शुरू होता है, कि वहां से ही एक तो नैसर्गिक खेती होनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि बहुत सारे ये अम, अ, कीटकनाशक जी और इसका इस्तेमाल होने से उसका गलत असर हमारे शरीर पर पड़ रहा है, और वो स्लो पॉइजनिंग है। तो हमारा आहार किस पर निर्भर है? हमारा आहार निर्भर होता है, हम अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध, दही, छाछ और घी और तेल, ये 6 चीजें हैं जो हम पूरे हमारे देश भर में खाते हैं। अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग व्यंजन होते हैं, लेकिन मूल खाद्य पदार्थ यही होते हैं। और हर प्रांत में, हर विभाग में इनकी खेती होती है। थोड़े और भी कई ज्यादा इसमें रहते हैं, लेकिन मूल यही है। और इससे जो हमें प्राप्त होता है वो है जो पोषक तत्व है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सबको मालूम है, और ये मालूम होना ही चाहिए कि ये जो हम खाना खाते हैं उसमें से हमें ये पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। और अ, इसके साथ पानी और रेशा तंतुमय पदार्थ। तो ये जैसे 7 चीजें बहुत जरूरी है। जैसे सप्त रंग है इंद्रधनु के, सप्त सूर है, वैसे ये सप्त पोषक तत्व है। तो ये मूल रूप से ये इतने हैं। इसके कोफैक्टर्स भरपूर है। और जैसे जीवन सत्व 15, क्षार जो है वो 14, प्रोटीन्स होना चाहिए। हाँ, फिर तेल के घटक, ऐसे करके 40 अंड घटक इसमें से हमें प्रतिदिन आवश्यक है। बालों से लेकर नाखून तक हर चीज का संबंध इससे है। और ये नहीं है कि इसमें से हम केवल एक ही चीज खाएं, कि केवल अनाज खाए तो उसका फायदा नहीं होता है, केवल फल ही खाए तो भी उसका फायदा नहीं होता। तो ये सब चीजें हमारे शरीर के बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है। तो आहार हम किस लिए लेते हैं? हाँ? शरीर की बढ़ोतरी के लिए, बच्चों को बढ़ोतरी के लिए बहुत आवश्यक है। और हमें हमारे शरीर में वेयर एंड टेयर होते रहता है। हमारे शरीर की पुरानी पेशियां नष्ट होती है और नई पेशियां प्रतिदिन निर्मित होती रहती है, उसके लिए चाहिए। फिर आहार हमें किस लिए चाहिए? तो आहार से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा बहुत 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 आवश्यक है। फिर आहार हम किस लिए लेते हैं? आहार से ही रोग प्रतिकारक शक्ति प्राप्त होती है। हम्म, केवल दवाइयों से नहीं। दवाइयां जब आती है तब उसका मतलब बीमारी आने के बाद दवाई आती है, लेकिन बीमारी ना हो इसके लिए आहार ही महत्वपूर्ण है। जैसे बताया गया है कि पथ्ये सति गदार्थस्य किमौषधि निषेविणम, पथ्ये असति गदार्थस्य किमौषधि निषेविणम। मतलब यदि हम पहले से ही पथ्य से रहे, सही खान पान ले, तो दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वो पड़ेगी तो भी असमय नहीं पड़ेगी। और यदि हम कितनी भी दवाइयाँ खाएँ लेकिन उसके साथ सही आहार नहीं है, तो वो दवाइयाँ भी हमारे लिए कोई भी फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। तो हम बात कर रहे थे कि हम आहार इसलिए लेते हैं कि उससे रोग प्रतिकारक शक्ति प्राप्त हो। और आहार हम इसलिए लेते हैं कि उससे हमें आनंद भी प्राप्त हो। क्योंकि हर चीज़ में, हर जगह हम खान-पान से ही अपना आनंद व्यक्त करते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, सोशल लाइफ इतनी बढ़ गई है कि हम ये खान-पान और आनंद व्यक्त करने की अम, अ, समय बहुत बार आता है। और जो आनंद व्यक्त करने वाला जो आहार होता है वो बहुत ज्यादा मिठाई, बहुत ज्यादा तला-तुला और आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फूड, और इसी के कारण वो हमें
बहुत लाभदायी नहीं है। क्योंकि मनुष्य ये एक निसर्ग का अंश है। मनुष्य, पशु पक्षी और वनस्पति, ये हम तीनों जीव एक जो एनवायरनमेंट में रहते हैं वो सिम्बायोटिकली रहते हैं, मतलब एक दूसरे पर हम निर्भर हैं और हम एक दूसरे पर का ही फायदा लेना चाहिए। लेकिन हमारे और वनस्पति के बीच में अभी मशीन्स आ गए हैं और वो मशीन्स के कारण हमें नैसर्गिक खाद्य पदार्थ नहीं प्राप्त होते। हमें नैसर्गिक खाद्य पदार्थ ही प्राप्त होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ये चीजें नैसर्गिक रूप में यदि हम लेते हैं तो उसका फायदा अधिक है और वो ही चीजें बहुत भून के तल के मशीन का उसके ऊपर ये हो तो वो फायदा नहीं करते। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हम गन्ना खाएं लेकिन शक्कर नहीं खाएं, हम गाजर खाएं लेकिन गाजर का हलवा नहीं खाएं, हाँ, फिर हम दही खाएं लेकिन श्रीखंड ना खाएं, ऐसे। तो जैसे आलू खाएं लेकिन आलू के चिप्स ना खाएं, तो वो उनके मूल रूप में जब हम खाते हैं तो उसका शरीर को फायदा अधिक होता है। और उसके ऊपर जब ये मशीन और उसमें उसके साथ हम केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव डालेंगे तो वो खाद्य पदार्थ शरीर के लिए लाभदायी नहीं है। और वो ही हुआ है, क्योंकि आजकल सुपरमार्केट्स में इतनी सारी खाद्य पदार्थ रंग बिरंगी पेपर्स में रंग बिरंगी पैकेट्स में मिलते हैं और वो सब खाद्य पदार्थ मैं कहती हूँ वो बासे हैं, वो ताजे नहीं है। और वो पता नहीं कितना उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुआ है, प्रक्रिया हुई है और इसीलिए वो हमारे लिए जीवन देने में असफल रहता है। ऐसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जिनमें जीवन है, वो जीवन हमारे जीवन को जीवन देता है। तो ये छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत अहम बातें हैं। और स्वास्थ्य इतना अमूल्य, स्वास्थ्य हमारे लिए इतना अमूल्य है, इतना मूल्यवान है कि वो हमें ऐसे ही नहीं प्राप्त होगा कि हम जो चाहे खाएंगे, जो चाहे करेंगे और फिर भी हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं, उसके लिए हम हमें आउट ऑफ द वे जाना है। यू कैन नॉट गेट इट बाय द वे। और ये आउट ऑफ द वे जाने के लिए ही हमें सोचना है कि पहले आहार क्या है और वो हम कैसे लें। तो ये जो चीजें मैंने बताई, अनाज और दालें और ये सब, ये पूरे दिन भर में विभाजित रूप में लेना है। ये सब एक ही समय नहीं खा सकते हैं। तो 24 घंटे में ये विभाजित रूप में और 2 बार पूरा भोजन और 2 बार नाश्ता, इस ढंग से हमने लेना है। और आज इसकी आवश्यकता अधिक है। हाँ? क्योंकि क्या हुआ है कि जो हमारी जीवन पद्धति है उसमें हमारे शरीर की इन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता बढ़ गई है। हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। जब स्ट्रेस है तो भी हमें कोई जो पोषक तत्व है जैसे कैल्शियम है, प्रोटीन्स है, विटामिन डी है, इसकी आवश्यकता अधिक है। हम्म, फिर हर व्यक्ति को पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। नॉइज पोल्यूशन, हवा का पोल्यूशन, कितने सारे ये है इसमें। तो उसके कारण भी हमारे शरीर के पोषक तत्वों का नाश होते रहता है एंड आवर रिक्वायरमेंट फॉर दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। जैसे विटामिन सी बहुत जरूरी है, नॉइज पोल्यूशन के लिए विटामिन ए जरूरी है। तो फिर दूसरा जो है कि इसके कारण ऐसे कई प्रकार के हमें सामना करना पड़ता है हमारे भागा-दौड़ी के जीवन पद्धति में। तो हमारी पोषक तत्वों की आवश्यकता जितनी हमें चाहिए उससे अधिक बढ़ गई है बिकॉज़ ऑफ आवर प्रेजेंट लाइफस्टाइल। इसीलिए ये सब चीज़ें इतने बार खाने की आवश्यकता होती है। नहीं तो पहले कैसे होता था, एक भुक्त रोगमुक्त, एक बार खाओ तुम। लेकिन जो एक बार हमें खाना मिलता था वो परिपूर्ण होता था। उसमें सब पोषक तत्व मौजूद होते थे। अभी जो हमें प्राप्त होता है वो ही निस्सत्व और कृत्रिम है और इसीलिए हमारे खान-पान में हमने ज़्यादा ध्यान देना है और उसे ज़्यादा विभाजित रूप में खाना है। तो सुबह का नाश्ता हर व्यक्ति के लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। हुँ, और उपवास का अपना अलग महत्व है। हाँ, लेकिन एक सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए, हमें सभी के लिए और हम भी जो ध्यान धारणा करेंगे, ये करेंगे, व्यायाम करेंगे तो हमें आहार की आवश्यकता है और वो आहार ताज़ा हो, घर के व्यक्ति ने बनाया हो।
ये ज्ञान हमारी किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन जब वो खाना माँ बनाती है या बीवी बनाती है या बहन बनाती है, तो वो एक प्यार से बनाती है और वो प्यार से बनाया हुआ खाना हमें सही ढंग से शरीर को फायदा करता है। मराठी में हम कहते हैं की ते अन्न शरीराला लागतं. दुसरं अन्न शरीराला लागत नाही. कारण जो whosoever prepares the food उनका और हमारा कोई भावनिक संबंध नहीं रहता है, तो इसलिए होटल का खाना हाँ आनंद के लिए ठीक है, लेकिन वो शरीर को लाभदायी है कि नहीं ये विवादास्पद है। तो अभी ये जो पोषक तत्व हमने कहे हैं, इसमें क्या है कि प्रोटीन्स सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन से ही हमारा 50% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली, और ये प्रोटीन्स का ही कुपोषण है हमारे पूरे देश भर में। केवल ट्राइबल एरियाज में नहीं है, आदिवासी रीजन में नहीं है, गाँव में नहीं है, क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक हर 3 घंटे में है। और ये प्रोटीन्स मिलते हैं हमें दालों से, द्विदल से, दूध से, अंडे से, मछली से, इससे प्रोटीन्स प्राप्त होते हैं, और तेल बीजों से। अब ये सभी प्रोटीन वाली चीजें सभी महंगी है, तो इसलिए गरीबों को तो मुश्किल ही है, इसलिए वहां उनको कुपोषण है, क्योंकि दाल भी महंगी है। तो ये लेकिन कैसे कितना भी हो, प्रोटीन्स की आवश्यकता कितनी महत्व रखती है वो जानने के बाद हम ये नहीं देखेंगे कि ये महंगा है, क्योंकि हमारे शरीर के सभी मतलब हमारा खून, हमारे हार्मोन्स, हमारी त्वचा, हमारी मांसपेशियां, सब कुछ प्रोटीन से बना हुआ है। तो जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, ब्रेन की बुद्धिमत्ता के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता है। बचपन से बच्चों को उसी पर निर्भर होती है बुद्धिमत्ता भी। तो यदि बचपन से ही प्रोटीन्स नहीं मिले, तो ब्रेन डेवलपमेंट बराबर नहीं होती है। तो ये प्रोटीन्स की आवश्यकता बहुत है। प्रतिदिन कम से कम एक 3 कटोरी तो भी दाल हमने खानी चाहिए, बच्चों को भी दाल देनी है, या हम मूंगफली ले सकते हैं, भुने चने ले सकते हैं, अखरोट, बादाम ये सब ले सकते हैं, इसमें प्रोटीन्स है। और जो दूध दूध तो पुरडान्न है वैसे, तो और वो भी गाय का दूध हो तो वो बहुत अच्छा है। दूध से भी ये प्राप्त होता है, दूध, दही, छाछ। प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और जैसे 3 कटोरी दाल प्रतिदिन होनी चाहिए 2-3 बार, और 1 पाव दूध चाहिए, उसका दूध, दही, छाछ के रूप में प्रतिदिन। बच्चों को थोड़ा और अधिक भी देना चाहिए, क्योंकि बढ़ोतरी की उम्र में प्रोटीन्स की आवश्यकता बहुत अधिक है। अब जैसे आफ्टर 60, आफ्टर 40 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी भी उतनी ही होती है, लेकिन उसका उसका जो प्रकार है वो बदल जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिबिलिटी थोड़ी कम होती है, हो जाती है। तो राजमा, छोले, लोबिया इसमें भी प्रोटीन्स है। इसका डाइजेशन के लिए तकलीफ होती है बाद में, तो वो दूसरे रूप में लेना चाहिए। जैसे मूंग दाल है, मूंग दाल पचने में सही रहती है, मूंग दाल है, मसूर दाल है, ये भी लेने चाहिए। तो सुबह के नाश्ते में भी ये मौजूद होना चाहिए। नाश्ते में हमारे पारंपरिक पदार्थ ही लेने, हर प्रांत के अपने अपने पदार्थ है और वो सही है, लेकिन केवल तली हुई चीजें नहीं लेनी चाहिए। तली हुई चीजें निश्चित रूप से हमें नुकसान करती है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो तेल रहता है वो जब बार बार गर्म किया जाता है, तो उसमें कोई एक्रोलिन या ऐसे टॉक्सिन्स तैयार होते हैं, और तेल में ट्रांस फैटी एसिड्स ये तैयार होते हैं, वही हमारे लिए बहुत डेंजरस है। ये ट्रांस फैटी एसिड्स यानी तेल का ही घटक है। ये ट्रांस फैटी एसिड से हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या जो भी बीमारियां हैं, उसका मूल कारण ये ट्रांस फैटी एसिड्स रहते हैं। अभी ये तले हुई चीजों में तेल तो बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है गर्म होने के बाद। असली तेल, कच्ची घानी का तेल जो कोल्ड प्रेस ऑयल बोलते हैं हम, वो तेल अच्छा है। तेल को बहुत गर्म करने के बाद वो खराब होता है। बल्कि थोड़ा सा कच्चा तेल भी खाते हैं चटनी के ऊपर या ऐसे, तो वो कोई नुकसान वाला नहीं है। लेकिन ये तेल जब गर्म होता है, और वही होता है रिफाइंड ऑयल में, इसलिए हम कहते हैं कि रिफाइंड ऑयल नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि रिफाइनिंग की प्रक्रिया में एक तो कोई केमिकल तो इस्तेमाल होते ही है, लेकिन उसको हीट ट्रीटमेंट भी दी जाती है और उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं। तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स तैयार हो जाते हैं और ये ट्रांस फैटी एसिड्स बहुत 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 ही डेंजरस है। इसीलिए तली हुई चीजें हम मना करते हैं, उसका तेल के बदलाव के लिए और उसमें जो मैदा रहता है उसके लिए भी। ये इसमें कोई भी पोषण नहीं है। जिस खाद्य पदार्थ में एक भी विटामिन मिनरल नहीं है, वो सब जंक फूड है। जैसे ब्रेड में विटामिन मिनरल नहीं है, हाँ, मैदे में नहीं है, शक्कर में एक भी विटामिन नहीं है। शक्कर तो हमारा पहला दुश्मन है। शक्कर, मैदा, ब्रेड ये सब चीजें और अधिक नमक का सेवन, ये भी हमारे लिए नुकसानदायी है। नमक भी जो हम समुंदर का निकला हुआ जो ऐसे बड़े-बड़े ये रहते हैं, वो नमक सबसे अधिक है। जो बहुत प्रक्रिया किया हुआ नमक हमारे लिए फ़ायदा नहीं करता। कि जब भी किसी खाद्य पदार्थों में प्रोसेसिंग होता है, तो उसके पोषक तत्व निकल जाते हैं और फिर क्या होता है, ऊपर से डाले जाते हैं। हाँ, इसमें लिखा रहता है पैकेट्स पे कि ये विटामिन्स एडेड वगैरह-वगैरह। लेकिन ये जो एडेड विटामिन्स रहते हैं, वो हमें उतना लाभदायी नहीं रहते। उनका शोषण नहीं होता है या उनका शोषण कम होता है। नैसर्गिक विटामिन्स और प्रोटीन्स और ये सब का शोषण 80 टू 85% रहता है और जब हम विटामिन की टैबलेट्स लेते हैं या ऐसे कुछ लेते हैं, तो उसका शोषण 15 टू 20% रहता है। तो इसलिए भी इमरजेंसी में ऑफ कोर्स ऑल दीज़ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, इमरजेंसी में ये लेना चाहिए, लेकिन हमारी प्रतिदिन के जीवन पद्धति में हम नैसर्गिक रूप से विटामिन्स लेंगे तो अच्छा है। लेकिन थोड़े से ओल्ड एज में थोड़े सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, प्रतिदिन ये सप्लीमेंट्स अवश्य लेने चाहिए। लेकिन बेसिकली जब हमारा आहार संतुलित है, तभी ये सप्लीमेंट्स भी काम करते हैं। तो ये संतुलित आहार यानी दोपहर का भोजन, सुबह का नाश्ता, शाम को हल्का नाश्ता और रात का भोजन। अब इनके समय भी इम्पोर्टेंट है। हमारा जो खान-पान का समय है या हमारा जो शरीर है, वो निसर्ग के साथ रिएक्ट करता है। सूर्योदय, सूर्यास्त, पूर्णिमा, अमावस, अलग-अलग ऋतुओं में हमारा शरीर अलग-अलग शरीर में थोड़ा हल्के से बदलाव आते रहते हैं और वो बदलावों को देखकर हमारे आहार में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी रहता है। अब प्रतिदिन का जो एक 24 घंटे की जो साइकिल रहती है दिन की, तो जैसे सुबह के समय हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और ग्लूकोज़ लेवल्स लो रहते हैं। सभी के शरीर में और विशेष रूप से डायबिटिक व्यक्ति में। तो इसलिए सुबह नाश्ता लेना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। अब कैल्शियम लेवल्स लो है यानी दूध, दही, छाछ चाहिए और ग्लूकोज़ लो रहता है, इसका मतलब कोई भी सीरियल चाहिए, कोई भी अनाज चाहिए, ग्लूकोज़ नहीं लेना है। तो सीरियल यानी जैसे हम उपमा है, रवा है, इडली है, पोहा है, ढोकला है, ऐसी कितनी सारी चीज़ें हमारे पारंपरिक पदार्थ हैं। वो लेने चाहिए और उसके साथ दूध लेना आवश्य है। हम 1 बार चाय, 2 बार, 3 बार चाय लेते रहते हैं, उससे अच्छा है दूध या जैसे थोड़ी गर्मी आए तो छाछ, छाछ तो अमृत है। दिन में कितने भी 2-3 बार छाछ पिए तो वो बहुत ही अच्छी बात है और दूध भी लेते हैं तो वो बगैर शक्कर का लेना चाहिए और हमेशा गरम लेना चाहिए। हम जो भी खाते हैं वो चीज़ गरम होनी चाहिए, हमारे शरीर के तापमान के बराबर की होनी चाहिए। बहुत ठंडा और बहुत गरम ये दोनों चीज़ें हमारे लिए लाभदायी नहीं है। बहुत ठंडा-सा पानी पीने से भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर के तापमान के बराबर के खाद्य पदार्थ हमने लेने चाहिए, पानी भी वैसा लेना चाहिए। इसलिए मटके का पानी सबसे अच्छा रहता है। अब जो भी हमारे पारंपरिक चीज़ें थी, हमारे जो त्योहार होते थे, जो हमारे रीति-रिवाज होते थे, उसमें जो-जो बताया गया होता था, बताते थे, उसका पालन करते थे कि अभी इन दिनों में ये खाना है, संक्रांति के दिनों में गुड़ की रोटी खाते हैं, तिल और ये खाते हैं, गुड़ खाते हैं। तो ये सबके पीछे कोई शास्त्र है, विज्ञान है और वो हमारे जीवन पद्धति के लिए लाभदायी है।
तो हमने उसको पुनरुज्जीवित करनी चाहिए टू द एक्सटेंट कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल रेसिपीज है कई कई उन्हें भी हमने पुनरुज्जीवित करना चाहिए और वो आजकल आज की युवा पीढ़ी को हम ऐसा बनाए कि उन्हें वो पसंद आना चाहिए। ये जो सब फॉरेन कंट्रीज का सब्जियां आ रहे, अलग अलग सॉसेस आ रहे, क्या क्या आ रहा है, तो वो हमारे यहाँ नहीं बनता है। हमारे यहाँ जो बनता है वही हमने खाना चाहिए। वही हमारे लिए है। हमारे उस एरिया में जहाँ हम रहते हैं वहाँ जो खेतों में बनता है वही हमारे लिए है। हमारे हमारे खाना हमने खाना चाहिए और वही अच्छा है। चेंज इज ऑलवेज गुड। या यू मस्ट ईट एवरीथिंग, बट नॉर्मली जनरली जो हमारे यहाँ बनता है वॉट एवर इज लोकल इज गुड। लोकल खाना, लोकल खाद्य पदार्थ, लोकल चीजें, लोकल परिधान, ये सब बहुत बहुत आवश्यक है। अब ये जो खान-पान भी होता है ना, ये हमारे शरीर की अ, ऊर्जा के अनुसार भी होता है, हवामान के अनुसार भी होता है, उपलब्धि के अनुसार तो है ही, लेकिन जैसे यदि हम नागपुर में हैं तो हमें एक लेडी को, एक महिला को 1800 कैलोरीज़ की आवश्यकता है। लेकिन यही महिला जब कश्मीर जाएगी, तो उसकी कैलोरीज़ 3500 होंगी, क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी है, तो सर्दी को निपटने के लिए शरीर को अधिक कैलोरीज़ की ज़रूरत है और वही महिला जब अंटार्कटिका जाएगी तो 7000 कैलोरीज़ लगेंगी। अब ये कैलोरीज़ इतना सारा खाना तो हम नहीं खा सकते, तो ये कैलोरीज़ फिर घी के रूप में, घी, मक्खन के रूप में की जाती है और बाकी भी अनाज वगैरह सब ये करना पड़ता है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द वहाँ के हवामान, हवा के ऋतु के अनुसार। तो एक निसर्ग में एक सर्काडियन साइकिल है। सर्काडियन साइकिल वो जैसे 24 घंटे की है, हफ्ते भर की है, 15 दिन की है, पूर्णिमा, अमावस और ऐसे ऋतु और ऐसे होता है। तो जो 24 घंटे की साइकिल है, तो वो भी जैसे सूरज निकलता है सुबह, तो सूरज ईस्ट में बहुत जल्दी निकलता है, तो इसलिए उनका जो टाइमिंग है खाने का, वो थोड़ा और सोने का, वो थोड़ा हमसे हट के रहेगा। लेकिन सेंट्रल इंडिया में हम समझते हैं कि सुबह का नाश्ता होना चाहिए 8:30-9 बजे तक। फिर दोपहर का भोजन होना चाहिए 12 और 2 बजे के बीच में। शाम का हल्का नाश्ता होना चाहिए 5 बजे और रात का भोजन 8 बजे। क्योंकि शाम को भी शरीर के अंदर कैल्शियम और ग्लूकोज लेवल्स कम होते हैं, इसलिए शाम को भी हल्का सा दूध और कुछ तो भी धान की लाही, मुरमुरा, चना, मूंगफली, अखरोट ये सब चीज खा सकते हैं। तब सूखा नाश्ता लेना है और सुबह है गीला नाश्ता। हम हमारे अ, जो हमारे यहाँ बनता है, जैसे साउथ में इडली, डोसा ये लिया जाता है। तो वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार उसकी आवश्यकता है। लेकिन ये व्यक्ति जब पंजाब में जाएँगे तो वहाँ भी उन्होंने इडली डोसा ही लेने से फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ के अनुसार उन्होंने खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। बहुत गर्मी में भी शरीर का तापमान सही रखने के लिए ज़्यादा कैलोरीज़ की लगती है ज़रूरत। तो उसमें फिर इसीलिए ज़्यादा घी खाया जाता है। जब राजस्थान और इधर बहुत गर्मी होती, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान बहुत गर्म हो जाएगा उसको कम करने के लिए। तो ये सब खान-पान जो हमारे देश में अलग-अलग विविधताएँ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन आज हुआ क्या है, जैसा हम कहते हैं मराठी में की बारशापासून 13वी पर्यंत एकच केटरर, एक ही खाना होता है। तो वैसा नहीं है, अलग अलग समय में अलग अलग जो रिवाज होते थे उसे हमें फॉलो करना बहुत है। तो मैं बता रही थी कि प्रोटीन्स कितने महत्वपूर्ण है और इसकी हमारे तो सुबह के नाश्ते में प्रोटीन्स कैसे हो, तो जैसे यदि हम मेथी का पराठा, मेथी का कुछ थेपला बनाते हो तो उसमें आटे के साथ थोड़ा बेसन मिलाया जाए। पोहा बनाते हो तो उसमें मूंगफली डाली जाए। इडली डोसे में तो उड़द की दाल रहती है।
चीले बनाते हैं तो उसमें दाल और चावल के मिश्र रूप से चीले बनाए जाए। थाली पीठ बनाते हैं तो उसमें तो बहुत सारे दालें रहती ही हैं। जो ऐसे कितने सारे हमारे खाद्य पदार्थ हैं। दलिया बनाते हैं, गेहूं का दलिया, उसका भी उपमा जैसे बनाते हैं तो उसमें मूंग की दाल डाली जाए। तो ऐसे वैल्यू एडिशन करना चाहिए कि हर इसमें प्रोटीन्स है कि नहीं, ये हमने सीखने की आवश्यकता है। मैं समझती हूँ कि हर महिला को अपना उनका किचन, ये उनकी लेबोरेटरी है। तो शी मस्ट नो कि किसमें क्या है। खाना यानी पेट भरना ये एक बात हो गई, लेकिन खाने से हमारे शरीर को लाभ हो रहा है कि नहीं, ये हर घर की लक्ष्मी को ये मालूम होना ज़रूरी है और उसी ढंग से वो बच्चों को खिलाए। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे बहुत उनको ये सब नहीं है, सब्ज़ी नहीं खानी, ये नहीं, तो बस ब्रेड और जैम देने से एकदम तैयार। नहीं तो रात को बोलेंगे हम नहीं खाएँगे, सो जाएँगे। तो माँ ने ऐसे समय कठोर होना चाहिए, बल्कि उनको भूखा सोने दो, लेकिन गलत खाना मत दो। तो इसके लिए उस उनको इसके विषय में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों की बढ़ोतरी के उम्र में ही उनको खान-पान की आदतें डालना हमारा ही काम है, माँ का ही काम है। और इसमें घर के बड़ों ने भी सहयोग देना चाहिए। कई बार जो दादा-दादी, नाना-नानी या पिताजी भी, नहीं, ये सब तुम ज्ञान अपना अपने पास रखो, हमें जो चाहिए वही हम खाएँगे। हमें बहुत सारा तेल चाहिए, बहुत सारा घी चाहिए। तो ये हम सब लोगों ने अभी इसका पालन करना है, सभी ने, क्योंकि आगे चल के हमारे बच्चों का स्वास्थ्य हमें देखना है। आजकल 22-23 साल की उम्र में हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है, शुगर तो कितना है, और ये जो प्रोफेशनल कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इतना स्ट्रेस है कि सबको हाई ब्लड प्रेशर है बच्चों को पढ़ते हुए। तो ये सबके लिए जो हमारे हाथ में है वो हमने करना ही चाहिए कि उनका आहार सुधारो। हॉस्टल्स में इतना खराब खाना दिया जाता है, वहाँ अलग से ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चों को उनकी पढ़ाई के दिनों में सही खाना कैसे मिले। उनको भी बहुत सारा तेल, बहुत सारा तला हुआ नहीं देना है। और वन डे इज़ अ फीस्ट डे, यस, उस दिन आप दो, लेकिन प्रतिदिन अलग-अलग मेनू चाहिए, अलग-अलग सब्जियाँ चाहिए, अलग-अलग दालें, अलग-अलग द्विदल, ये सब कब हाँ, और पनीर में भी अच्छे प्रोटीन्स रहते हैं। चीज़ में भी रहते हैं, लेकिन चीज़ में बहुत फैट है। तो चीज़ के जगह पनीर इस्तेमाल किया जाए, और ये पनीर बहुत-बहुत अच्छी चीज़ है। प्रतिदिन बच्चों को दे सकते हैं, जो भी है। तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, और वो स्पेशली उसी का, अब जैसे टिफिन ले जाते हैं बच्चे हैं या वर्किंग लेडीज है या इवन हस्बैंड, तो टिफिन में क्या होता है, हम सब्जी और रोटी देते हैं नेचुरली। तो वो सब्जी रोटी को ही हम मॉडिफाई करें कि वो सब्जी में पनीर डालें, सब्जी में दाल डालें, हाँ, और उस इसके साथ सलाद भी दी जाए। एक पूरा टमाटर, थोड़ा-सा गाजर, थोड़ा-सी ककड़ी, ऐसे। और असल में ना सलाद जब हम ऐसे पूरा का पूरा खाते हैं, कोई भी चीज़, फल भी, पूरे ऐसे काट के खाते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, छुरी से काटने के बगैर। ये तो चलो जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। फिर जो हम रोटी देते हैं टिफ़िन में, तो वो रोटी भी आटा जो रहता है ना, तो जैसा आटा जब हम बनवाते हैं, एक तो आटा रेडीमेड ना दें, हम गेहूँ लेके पिसवाएँ। तो 9 किलो गेहूँ में 1 किलो काला चना डाल सकते हैं और 1 किलो रागी डालें, नाचनी जिसे बोलते हैं। तो वो उसकी रोटी काफ़ी हद तक पौष्टिक हो जाती है। और जब हम आटा गूँथते हैं, तो उसमें थोड़ा खाने का चूना डालें, मुलायम सा, चुटकी भर, और वो आटा दूध में गूंद दें। तो ये जो रोटी मिलती है फिर, तो इसमें काफ़ी पौष्टिक तत्व रहते हैं। तो यही मैं कहती हूँ कि वैल्यू एडिशन करिए, उसी में बदलाव लाइए, और टिफ़िन में एक फल देना भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ हमने फल खाने ही चाहिए। सुबह नाश्ते में फल, दोपहर के भोजन में फल। रात को दही और फल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिनको और भी कोई प्रॉब्लम्स है, तो उससे अस्थमा
के लिए अस्थमा वालों ने ये रात में दही और फल नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे हम बदलाव ला सकते हैं। हम जब सुबह का नाश्ता बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा-सा ऊपर से सबसे बढ़िया अब जो है ना सुपर फूड्स जिसे हम कहते हैं, तो सुपर फूड्स जो है उसमें अंकुरित ये सुपर फूड है, लेकिन अंकुरित कच्चा ही खाना चाहिए। उसको थोड़ा भी हम गैस के पास ले गए तो उसकी सारी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। तो जो भी हम उपमा बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा ये अंकुरित डाल दें। कई सभी सुपर फूड्स है, जैसे खजूर सुपर फूड है, घी, गाय का घी सुपर फूड है। प्रतिदिन गाय का घी खाना चाहिए 1 या 2 चम्मच। सब लोगों ने, हार्ट पेशेंट ने भी और बच्चों को भी घी देना चाहिए। हाँ, फिर खजूर जो है और अड़ीव, अड़ीव मालूम है कि नहीं, हालो जिसे कहते हैं, जचकी में दिए जाते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सभी को फायदा होता है। रागी है, आंवला ये सुपर फूड है। तो ये खाद्य पदार्थ प्रतिदिन लेने चाहिए। इससे कोई कैलोरी-वैलोरी में किससे कुछ नहीं होता और सभी बीमार भी हो तो बीमारी में भी ये सब खाद्य पदार्थ बहुत लाभदायी है। तो इससे हम अपनी पौष्टिकता को बढ़ा सकते हैं, ना कि विटामिन मिनरल्स से। तो ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी ऐड करने से बहुत ज़्यादा नहीं, ये लेना चाहिए। फिर जैसे दोपहर के भोजन में रोटी या जवार बाजरे की रोटी और फिर दाल होनी चाहिए। तो दाल की जगह कभी राजमा, कभी छोले, कभी काला चना, कभी लोबिया, ये भी हो सकता है या उसळ बोलते हैं, मूँग और मटकी, इसकी अंकुरित करके उसके भी बनाते हैं उसळ, ये होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ये हम बनाते हैं छोले वगैरह तो सब्ज़ी नहीं बनती। ये दाल का रिप्लेसमेंट है। सब्जी के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रतिदिन हम लोगों ने, बड़ों ने या सबने ही 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए एक व्यक्ति ने और उसमें हरा धनिया, पुदीना, करी पत्ता ये सब आ गया और उसी में सलाद भी आ गया। सब कुछ आ गया उसमें। तो ये इतनी जब सब्जी खाएँगे तभी जो अनाज खाते हैं उसका शरीर में ऊर्जा बनेगी उसकी। जो दालें खाते हैं उसकी भी ऊर्जा बनेगी, उसके प्रोटीन शरीर में कार्यरत रहेंगे। ये सभी जो पोषक तत्व है ना एक दूसरे के साथ काम करते हैं। दे वर्क इन योर बॉडी इन अ टीम और ये 40 न्यूट्रिएंट्स वी नीड एवरी डे और इसीलिए ये जो है हमारी जो थाली है उसमें सब रंग हाजिर हो। सफेद रंग, पीला रंग, हरा रंग, ऑरेंज कलर, रेड कलर, तब वो संतुलित थाली बन जाती है। एक ही वन आइटम लंच या वन आइटम डिनर इससे शरीर को सिर्फ ऊर्जा मिलती है, लेकिन उससे पोषक तत्व नहीं मिलते और उससे ये एम्प्टी कैलोरीज़ हम इसे कहते हैं कि एम्प्टी कैलोरीज़ है और जब ये सभी पोषक तत्व ये 6 ही थोड़े अनाज हो, थोड़े दाल हो, थोड़ी सब्जी हो, फल हो, तेल घी हो और दही दही हो और कुछ नहीं। मांसाहार शरीर के लिए बहुत खराब है। मांसाहार के लिए शरीर हमारा बना ही नहीं है भगवान ने। हमें ऐसे 2 लंबे-लंबे यहाँ दाँत नहीं हैं। हमारा इंटेस्टाइन बहुत लंबा है, छोटा नहीं है। और मांसाहार से कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो सब बढ़ता ही है, ब्लड प्रेशर बढ़ता ही है, लेकिन मांसाहार से विटामिन सी भी नहीं मिलता, मांसाहार से फाइबर रफेज यानी रेशा तंतुमय पदार्थ भी नहीं मिलते और अधिक मांसाहार लेने से शरीर से कैल्शियम भी नष्ट हो जाता है। कई ऐसी बातें हैं कि मांसाहार से हमें नुकसान होता है। तो केवल जिनको खाना है अंडा और मछली ये 2 चीज़ें शरीर के लिए लाभदायी है। तो वो बच्चों को देने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन पूरा जो सभी पोषक तत्व प्राप्त होने के लिए हमें आहार मिश्र पद्धति का हो। जितनी विविधता आहार में हो, उतना ही हमें उसका फायदा होगा। विविध जित सभी खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे वैरायटी ऑफ सीरियल्स, वैरायटी ऑफ पल्सेस, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, जो जिस मौसम में आता है वही उस मौसम में लेना चाहिए। अब शाम को जो हल्का नाश्ता हम कहते हैं, वो हल्का-सा कोई मुरमुरा चना हो, चिवड़ा हो, हुँ? लेकिन फरसाण ना हो, क्योंकि फरसाण भी ये तला हुआ होता है, तो ये तली हुई चीज़ों में ट्रांस फैट्स रहते हैं और शाम को हल्का
शाम को भी दूध लेते हैं तो अच्छी बात है। अभी सर्दियों में, लेकिन वैसे नींबू पानी का सेवन भरपूर करना चाहिए। और रात का भोजन और सोने में 1-2 घंटे का अंतर होना चाहिए, उसमें भी हल्का हो। खिचड़ी भी बनती है तो वो सब्जियों के भरपूर सब्जियां हो, भरपूर सलाद हो, इस ढंग से। तो प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं। दूसरे जो है कि विटामिन विटामिन सी, यही हमें सभी प्रकार के जीव जंतुओं से बचाता है। अभी भी बहुत विटामिन सी की गोलियां खिलाई गई है हर हॉस्पिटल में। तो उससे अच्छा है कि प्रतिदिन भरपूर नींबू खाएं, संतरा, मौसम्बी ये खाएं, आंवला खाएं, इससे भरपूर विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी जैसे बहुत एंटीबायोटिक्स देते ही है, हर व्यक्ति को एंटीबायोटिक्स मिलते रहता है, सल्फा ड्रग्स मिलते रहते हैं, कितनी सारी हम दवाइयां खाते रहते हैं, उससे भी शरीर से पोषक तत्वों का नाश भी होता है। एक तरफ फायदा होता है, एक तरफ नुकसान भी होते रहता है। तो जब इतनी दवाइयां हम खाते रहते हैं तो हमारे जो आंतड़े हैं, आंतड़ों को हमको स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। हम्म, हमारे शरीर के अंदर मुंह से लेकर नीचे तक पूरे आंतड़ों के अंदर मैत्र जीव जंतु है, फ्रेंडली बैक्टीरिया है। और वो फ्रेंडली बैक्टीरिया मान लीजिए 1 आध किलो रहते हैं। और ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हमें विटामिन देते हैं, 3 विटामिन तो मिलते हैं उससे। और यही फ्रेंडली बैक्टीरिया हमें जीव जंतुओं से हमारा बचाव करते हैं। जब कोई बैक्टीरिया जाते हैं तो बैक्टीरिया को ये फ्रेंडली बैक्टीरिया नष्ट करते हैं। लेकिन जब कोई वायरस जाता है, वायरस को ये बैक्टीरिया कुछ नहीं कर सकते। वायरस को एंटीबायोटिक्स भी कुछ नहीं कर सकता है। वायरस के लिए सिर्फ विटामिन सी इज इफेक्टिव। और इसीलिए भरपूर विटामिन सी लेना चाहिए। और उसके साथ विटामिन ई, अब विटामिन ई की भी गोली एक ले सकते हैं, लेकिन विटामिन ई रहता है हरी सब्जी में, तेल बीजों में, कोल्ड प्रेस ऑयल में, कच्ची घानी के तेल में, और गेहूं के अंकुर में। तो इसलिए आटा हम पिसवाते हैं तो वो कभी छानना नहीं चाहिए, उसमें वो गवाह अंकुर रहता है, उसमें विटामिन ई भरपूर है। तो विटामिन ई हरी सब्जी में सभी विटामिन रहते हैं। हम बोलते कि 12 खड़िया है हरी सब्जी में सब। तो रोज थोड़ा ना थोड़ा हरी सब्जी, हरा धनिया, करी पत्ता, पुदीना, जो भी है, मेथी, पालक, प्याज, हरा प्याज, जो भी है, हरा कुछ ना कुछ खाना चाहिए, उसमें सभी विटामिन प्राप्त होते हैं। और इसलिए हमारे इसमें रिवाज है कि ऊपर से हरा धनिया डालें, और वो भी कच्चा रहता है तो उससे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो ये विटामिन सी इज दिस रियली सेवर। और इसलिए जो आंवला जो है, आंवले में सबसे अधिक विटामिन सी है। और आंवला हम गर्म भी करते हैं तो उसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। उसका अचार भी बनाते हैं, उसका मुरब्बा बनाते हैं, उसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। ये एक सुपर फूड है आंवला भी। तो प्रतिदिन आंवला किसी ना किसी रूप में हमने खाना ही चाहिए। हाँ, लेकिन उसके साथ बहुत नमक ना जाए, उसके साथ शक्कर ना जाए। ये भी जो बनाते हैं तो गुड़ में बनाए, मुरब्बा बनाते हैं, या शहद का उपयोग करें, शहद बहुत अच्छी चीज रहती है। तो जो नींबू पानी पिए उसमें शहद डाल के पिए, नमक डाल के पिए। बच्चे जब खेलने जाते हैं तो ग्राउंड में भी उनको प्लेन वाटर नहीं पीना चाहिए। वो ऐसा पानी पिए कि जिसमें नींबू है, नमक है और शहद है। जब पसीना आता है तो प्लेन वाटर नहीं पीना चाहिए। मतलब अ, पानी तो पीना ही है यदि नहीं मिलता है तो, लेकिन असली ये है कि उसमें नींबू डालना चाहिए। तो विटामिन सी इज अगेन अ सुपर विटामिन, वो प्रतिदिन भरपूर। अब जो हम हरी सब्जी लेते हैं उसमें एक तो लौह तत्व है। हाँ? लौह तत्व जो रहता है वो हमारे खून के लिए है। हमारे शरीर के अंदर जो खून बनता है उसके लिए लौह तत्व चाहिए। तो ये लौह तत्व बनने के लिए भी विटामिन सी चाहिए। हमारी हड्डियां स्ट्रांग होने के लिए विटामिन सी चाहिए। हम्म, हर जगह विटामिन सी का काम है। और विटामिन सी कितना भी लो उससे कोई नुकसान नहीं होता, कोई किडनी खराब नहीं होते हैं। वो यदि ज्यादा है तो निकल जाता है। तो ये विटामिन सी भी बहुत जरूरी है। दूसरा विटामिन ई जो हमने कहा वो बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है विटामिन ए। विटामिन ए
पूरे हमारे इंटेस्टिनल लाइनिंग के लिए आवश्यक है। अजीवन सत्व प्रोटीन के बगैर काम नहीं करता। कितने भी प्रोटीन लेंगे तो अजीवन सत्व चाहिए। आजकल क्या होता है, बच्चे वहाँ हाँ, बच्चे जिम विम में जाते हैं तो कितना सारा वो प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन के डिब्बे ये खाते रहते हैं। तो इतना सारा प्रोटीन शरीर को फायदा नहीं करता है, क्योंकि उसके साथ जब विटामिन ए नहीं है, सब्जियां नहीं है, दूध दही छाछ नहीं है, तो ये प्रोटीन शरीर को नुकसान हो सकता है। ये इस प्रोटीन का फिर किडनी पर असर हो सकता है। तो इसलिए नैसर्गिक रूप में जब हम खाते हैं तब अपने आप को बराबर बैलेंस हो जाता है। तो विटामिन ए सभी सब्जियों में है और सभी दूध दही छाछ में है। प्रतिदिन विटामिन ए लेना ही चाहिए और सब्जियां खानी चाहिए। रोज कम से कम 2 गाजर खाइए। विटामिन ए इतना इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है कैल्शियम, जैसे हमें प्रतिदिन 14 क्षार चाहिए, तो उसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऐसे कि जिंक। अभी जिंक आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू फाइट विद द वायरस। तो ये खाद्य पदार्थों में ना सभी में है, लेकिन जब हम उसे प्रोसेसिंग करते हैं, सभी जो नैसर्गिक रूप में रहते हैं, उस छिलके के साथ जो खाद्य पदार्थ है उसमें जिंक भी रहता है। और यह जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली टू फाइट विद द। तो सभी खाद्य पदार्थों को यदि पॉलिश ना करें, उसको प्रक्रिया ना करें, तो उसमें जिंक है। छिलकों के साथ सभी के सभी हम खाते हैं तो उसमें जिंक है। तो ये जो मिनरल्स हैं, इसमें हमारे शरीर में कम से कम 3 किलो मिनरल्स है और उसमें से सबसे अधिक कैल्शियम है। तो ये कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर योर टीथ एंड बोन्स बट फॉर योर ब्लड। हाँ, सभी जो हमारे शरीर के अंदर, हमारा हृदय भी कंटिन्यूअस धड़कते रहता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। हमारे इंटेस्टाइन, हमारे लंग्स, दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, रिलैक्सिंग। सो फॉर दिस एक्शन कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैल्शियम भी केवल दूध से ही मिलता है। दूध और कुछ सब्जियों में थोड़ा-सा रहता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन रागी में प्राप्त होता है, नाचनी जिसे बोलते हैं। तो इसीलिए दूध लेना, बच्चों को दूध देना बहुत ज़रूरी है। अब दूध नहीं ले सकते हैं, तो ये दूध पाउडर का इस्तेमाल करें। जैसा अभी कोई सब्जी में डालें तो उसका अच्छा स्वाद आएगा। रोटी हम आटा गूँथते हैं, उसमें दूध पाउडर डालें या कोई और खाद्य पदार्थ करते हैं तो उसमें दूध डाल सकते हैं। दूध में ही दूध पाउडर डाल के भी दे सकते हैं। छाछ में भी दूध पाउडर डाल के, इससे कैल्शियम भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है। ये भी सुपर फूड ही है, दूध पाउडर भी एक सुपर फूड है। तो इससे कैल्शियम प्राप्त होगा। और दूसरा सबसे आसान तरीका जो है, खाने का चूना। प्रतिदिन भोजन के बाद सादा घर का बनाया हुआ पान खाना अच्छी बात है। उसमें जो चूना रहता है वही चूना प्रतिदिन हम थोड़ा-सा चावल में पकाते समय डालें या थोड़ा-सा छाछ में डालें या इडली के बैटर में डालें और आटा गूँथते समय डालें, इसी में डालें। तो ये चूना बहुत लाभदायी है। और फॉर स्ट्रेस, फॉर योर नर्व्स, फॉर योर मेंटल कंडीशन, डिप्रेशन, हर चीज़ के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है। स्ट्रेस के लिए ज़रूरत है। हर इतना कैल्शियम की कार्य है शरीर में कि मैं क्या बताऊँ। और वो कैल्शियम की कमी होती है क्योंकि हम दूध नहीं लेते और ये चूने की बात मालूम नहीं है, चूना अवश्य इस्तेमाल करें। तो ये कैल्शियम इज अनदर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट व्हिच इज वेरी 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 मच रिक्वायर्ड। अब इसके साथ मैं सिर्फ यही बताती हूँ कि जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि षड्रस युक्त आहार चाहिए, तो थोड़ा मीठा, तीखा, खट्टा, नमकीन, सिट्ठा और कड़वा। तो बाकी 4 रस तो हो जाते हैं, लेकिन सिट्ठा और कड़वा ये रस नहीं होता है। तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ कड़वी चीज खाएं। तो कैसे खाएं? तो जो मेथी दाना है ये भी सुपर फूड है। मेथी दाना भी प्रतिदिन खाना चाहिए कि रोज इतना इतना मेथी दाना जब हम दाल पकाते उसमें डालें, ताकि वो सबको प्राप्त होता है। या मेथी दाने को भी अंकुर निकलता है और उसके बाद वो कड़वा नहीं लगता, लेकिन उसमें वो गुण रहते हैं। तो वो भी हम खा सकते हैं। एक सुबह के नाश्ते में थोड़ा-सा वो दो, थोड़ा-सा मुनक्का दो, थोड़ा-सा खजूर दो और बाकी थोड़ा। तो सब कुछ जब थोड़ा-थोड़ा रहता है तो वो शरीर में लाभदायी रहता है। और सिट्ठे रस के लिए आंवला खाएँ। आंवला सुपर फूड तो है ही,
आंवला प्रतिदिन किसी ना किसी रूप में खाए तो बहुत 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 लाभदायी करता है। तो आंवला है, फिर चीज़ बिलाई है, फिर जामुन है, जो भी फिर कवट है, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी सिट्ठा रस हमारे लिवर को स्ट्रॉन्ग करता है। एक्चुअली हम लोग लिवर को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। वी ओनली थिंक ऑफ ब्रेन एंड हार्ट, बट लिवर इज़ नेग्लेक्टेड। तो लिवर में ही सब जीव रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। लिवर में ही सब बदलाव या जो कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो लिवर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? तो ये सिट्ठा रस होना चाहिए। लिवर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? तो ये मेथी दाना भी होना चाहिए। मतलब इसमें जो घटक है कोलिन नाम का, वो लिवर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो लिवर के लिए पपीता अच्छा है, लिवर के लिए जो सभी जो फ्रूट्स हैं वो भी अच्छे हैं। लिवर को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, तो प्रोटीन्स भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ये 6 रस यदि हम आहार में रखते हैं, 3 एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए, ये 3 और ये 6 रस यदि आहार में रहते हैं, प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी, 1 मुट्ठी भुनी हुई मूँगफली, फिर 2 या 3 कटोरी दाल, 2 गाजर, 2 नींबू और 1 चम्मच मेथी दाना, ये प्रतिदिन रखते हैं। 2-3 कटोरी दाल और 250 मिलीलीटर दूध, दही, छाछ। तो ये हमारा संतुलित आहार होता। वो विभाजित रूप में करें, पानी भी कम से कम 8 या 10 ग्लास प्रतिदिन पिएँ। वो भोजन के बीच में पानी ना पिएँ। नमक कम खाएँ, नमक की शरीर को कोई आवश्यकता नहीं, शक्कर की कोई आवश्यकता नहीं। हर खाद्य पदार्थ में सोडियम है। लेकिन जिसको लो बीपी है, अब वैसे मैं कहूँ तो यदि पहले से ही संतुलित आहार लेते हो तो ये सारी बीमारियाँ असमय ये जल्दी नहीं होंगी। कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वो बुढ़ापे में होगा और उसे भी फिर उसका सामना हम सही ढंग से कर सकते हैं। सही आहार पहले से लेते हैं तो दवाइयाँ भी काम करती हैं। तो आहार ही मूल है और आहार हमें जब हम देखेंगे, सही आहार लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों का सामना कर सकते हैं और जीवन में कुछ कर दिखाएँगे। हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं है, सेवा के लिए है। हमारे देश के लिए हमें कुछ करना है और जब हम स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा हमारा घर अच्छा रहेगा, हमारी फैमिली अच्छी रहेगी और समाज अच्छा रहेगा। इसके लिए सबका मूल कारण है सही आहार, विहार, आचार और विचार। अब इसके साथ मैं अपना ये उद्बोधन समाप्त करती हूँ। किसी को भी कुछ भी इसके विषय में प्रश्न है तो दे आर मोस्ट वेलकम। अ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे आहार, संतुलित आहार के बारे में बताया। एक जिज्ञासा मेरे मन में है, जी, शास्त्रों में उल्लेख आता है लंघन या उपवास। हाँ, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी को हम उपवास भी हमें रखना चाहिए। तो उपवास का महत्व के बारे में भी आप बहुत शॉर्ट में 1-2 मिनट में अगर बता सकते हो तो जरूर बताएं। हाँ। जिसको कोई शुगर है, एसिडिटी है और कोई बीमारी है, वो लंघन ना करे। ना शुगर वालों ने तो बिल्कुल लंघन नहीं करना चाहिए, उससे उनको बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी उसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। और जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसने हफ्ते भर में 1 दिन उपवास रखना बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो उपवास में 1 दिन ऐसा हो कि केवल फल ही खाए, 1 दिन ऐसा हो कि केवल बटर मिल्क ले, छाछ ही ले, ऐसे ढंग से उपवास अवश्य करनी चाहिए और उसके लिए पहले से स्वस्थ होना चाहिए। जैसे एकादशी और ये सब चीजें हैं तो उसमें भी एक बार खाते हैं, तो हमारे जो उपवास के पदार्थ हैं जैसे बगर है, साबूदाना है, मूंगफली है और हम्म, शकरकंद है, आलू है, तो ये चीजें खाने से कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आहार में विविधता भी होनी चाहिए। तो ये थोड़ी-थोड़ी चीजें खा के भी हम उपवास कर सकते हैं और उस दिन फल भरपूर चाहिए और ये जो पदार्थ जो बताए गए हैं, ये हम खा सकते हैं, लेकिन बहुत मीठा नहीं खाना है। फ्रूट्स, शक्कर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने वैसे भी मिठाइयों को वर्ज्य करना चाहिए। सबसे दुश्मन और बच्चों को भी नहीं देना है ये जो चॉकलेट्स और इसके रूप में। शक्कर की आवश्यकता नहीं है,
खेल कूद के लिए भी ये ग्लूकॉन डी और ये किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो उपवास में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मीठा खाया जाता है, तो वो गलत है। हम वो सिंगाड़े खा सकते हैं, सिंगाड़े का आटा खा सकते हैं, हाँ। और ये सब जो खाद्य पदार्थ है उपवास के वो भी अच्छे ही हैं, लेकिन वो भी दिन भर में थोड़ा प्लान करके खाएं तो कोई नुकसान नहीं है। और आहार में बदलाव, क्योंकि ये उपवास के पदार्थ है ना, ये सब सोडियम फ्री है। वैसे मैं कह रही हूँ ना कि नमक की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी पहले ऐसा करते थे ना कि आयरनी मंगलवार, मतलब जो मंगलवार के दिन ऐसा भी उपवास का प्रकार होता था कि उस दिन नमक नहीं खाएँगे। ऐसे कई उपवास के प्रकार हैं। तो मतलब नमक नहीं खाएँगे, ये इसलिए था कि हम जितना नमक खाते हैं उतनी हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम जो है वो ही हमारे लिए नुकसानदायी है। और जितना हम सोडियम खाएँगे, ये जो जितने भी बाज़ार की खाद्य पदार्थ है, प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल्स है, वो सब में ये सोडियम ही ज़्यादा है। सब में बेकिंग पाउडर, बेकिंग जो भी है, बेकिंग सोडा, सब में सोडियम है और ये सोडियम ही घातक है। तो सभी खाद्य पदार्थ में सोडियम, लेकिन ये जो उपवास के पदार्थ जो मैं बता रही हूँ कि भगर है, साबूदाना है, मूंगफली है, बादाम है, ये सब चीजों में सोडियम नहीं है। ये अवश्य खाने चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। हर खाद्य पदार्थ में कुछ ना कुछ है और इसीलिए उसको ऐसे प्रतिबंधित किया गया है। इसीलिए ऐसे पहले के लोगों को ये सभी ज्ञान था, ऐसे मुझे लगता है। तो उन्होंने ऐसे इसका विभाजन किया हुआ है कि इन दिनों में ये, इन दिनों में ये खाओ। अब हमने उसे ढूँढना है कि यूँ ये क्यों किया है और हमें उसका शास्त्रीय आधार प्राप्त हो जाता है। तो और एकदम उपवास जैसे 9-9 दिन का, तो उपवास का सही मायने क्या है कि उससे हमें संयम मिलता है। हमारे शरीर की मानसिक शक्ति और ये बढ़ती है। जब हम आगे रखे हुए खाद्य पदार्थ पर संयम रख सकते हैं, तो हमने सब जीत लिया। तो ये संयम सिखाता है और ये संयम आज की जीवन पद्धति में हमें बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए उपवास करते थे। और कई बार तो मैं ये भी समझती हूँ कि औरतें क्यों ज़्यादा उपवास करती हैं, पुरुष कम करते हैं। औरतों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, इसलिए उन्हें संयम की ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे भी हो सकता है। और जो धार्मिक रूप से उसमें कुछ-कुछ है, तो उसकी भी कारण मीमांसा है। लेकिन यही है कि यदि कोई बीमारी है, तो उपवास ना करे। तो फिर अपना नॉर्मल, ये वैसे रोज के आहार में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। सिंगाड़े का आटा, शकरकंद भी सुपर फूड है, शकरकंद अवश्य खाने चाहिए। और साबूदाने में तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन मूंगफली रोज खानी चाहिए, छिलके उतार के। मूंगफली और बादाम छिलके उतार के। धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकारी आपने हमें दी। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हम 1-2 मिनट का समय जिज्ञासा के लिए रखना चाहते हैं। आप हैंड राइज कर सकते हैं। किसी की कोई जिज्ञासा, कोई हो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम मीटिंग अभी आज यहीं पर संपन्न करेंगे। जिज्ञासा हो तो आप अपना हैंड राइज कर सकते हो ऑप्शन में जाके। जब कोई प्रश्न नहीं होता है, हेलो, हाँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि शायद समझ में नहीं आया क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब चीज आपने बहुत अच्छे से समझाई। मैं देख रहा हूँ जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी बहुत ध्यान पूर्वक आपको सुन रहे थे। मैं स्क्रीन चेंज करके सबको देख रहा था जो जुड़े हुए हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। कई बहनें तो किचन में काम करते हुए भी आपका भाषण, आपका लेक्चर सुन रही थी। किचन में काम कर रही है और आपका लेक्चर उनके किचन में चालू है। तो देखिए ये कितना महत्व है, आपने जो ज्ञान दिया, इस जय ज्ञान का जिनेन्द्र हम। सर। हाँ हाँ, तो एक सवाल था मेरे मन में। अभी जी, जयश्री जी ने बोला ना कि दाल लेनी चाहिए, तो किसी किसी को तो एसिडिटी होती है ना, तो हाँ, एसिडिटी होते का त्याच्याने डाळीने? आणि टोमॅटो पण आपण घेतो,
नाही डाळीनी म्हणजे म्हणून मुगाची डाळ खायची. अच्छा. तुरीच्या डाळीनी, उडदाच्या डाळीनी होते किंवा तुरीच्या छोले, राजमा यांनी होते आणि हा. म्हणून ते ऍसिडिटी न होण्याकरता हे 4 वेळेला खाणं आवश्यक है। जब अच्छा. दो एसिडिटी क्यों होती है? जब दो भोजन में बहुत अंतर है। जब हाँ। हम बहुत जल्दी-जल्दी खाते हैं, तभी भी एसिडिटी होती है कि 5 मिनट में पूरा का पूरा खत्म कर दिया। फिर अच्छा अच्छा आहार में बहुत ज़्यादा तेल होने से एसिडिटी होती है। अच्छा ऐसे कई कारण हैं और बहुत ज़्यादा शक्कर, एसिड प्रोड्यूसिंग फूड्स और अल्कली प्रोड्यूसिंग फूड्स। तो शक्कर, मैदा, बहुत ज़्यादा दाल आवश्यक है लेकिन उसका भी अतिरेक होने से उसकी एसिडिटी होती है। दाल बहुत ज़रूरी है। और फिर तली हुई चीज़ें नॉन-वेज इससे एसिडिटी होती है लेकिन कारण फ्रूट्स है ज्वार, बाजरा इससे एसिडिटी नहीं होगी। तो एसिडिटी के लिए एक तो नहीं सुबह तुरीची डाळ. उठते बराबर नींबू पानी लेना चाहिए तो एसिडिटी अच्छा नष्ट होती है। अच्छा. और आणि उसके टोमॅटो? बाद टोमेटो भी खा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। कोई नहीं ना. हाँ ठीक नहीं, है. तो मेरी छोटी पोती है ना टोमॅटो बहुत सबको फेवरेट अच्छा म्हणजे आवडतात म्हणून विचारलं बहुत की अच्छी बात सायरी है, बहुत अच्छी बात है। हाँ. ठीक है. खूप छान चंदा जी दुगड़ मिळाली का माहिती. हैंड राइज किया हुआ है। चंदा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। चंदू जी दुगड़। सर ना मैं कहिए। पूछिए क्या जैसे रोजाना आंवला या ये नींबू पानी या नींबू लेने से कुछ गलत तो इफेक्ट नहीं होता है? रोजाना आंवला है, नींबू है, लेते हैं तो बिल्कुल नहीं। एसिडिटी जैसा तो नहीं होगा? नहीं, लेकिन यही नहीं खाना है, बाकी पूरा भोजन भी लेना है। नहीं वो तो लेते हैं, जैसे सुबह में आंवला जूस लिया, नींबू पानी लिया तो चल हाँ। सकता है वो? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल चलता है और धान की लाई भी खाइए उसके साथ। धान की लाई से भी एसिडिटी नष्ट होती है। क्या चीज? धान की लाई। धान की लाई। ओ, जी। क्या चीज क्या है? हाँ। नहीं बोलते ना जगह अपन इसमें हिंदी में जैसे मुरमुरा मुरमुरा भी एक तरह की लाई है और एक खोई नहीं, बोलते हैं मुरमुरा उसको। नहीं, लाई जो हम लक्ष्मी पूजा में जिसका प्रसाद रखते हैं वो। हाँ हाँ समझ। हाँ। और खोई जैसे खोई। लौकी का रस भी लेने से एसिडिटी नष्ट होती है और थोड़ा सा लौकी का रस भी। हाँ आप और क्या? कच्चे आलू का रस। बहुत ही बढ़िया जानकारी हाँ, कच्चे आपसे। आंवले का रस ले रहे हैं। कच्चे आलू का आलू थोड़ा सा आधी कटोरी। ओ ओके, थैंक यू। हाँ। आलू और जो दो भोजन में बहुत अंतर ना हो, सुबह 10 बजे एकदम रात को 9 बजे, ये गलत है। इसलिए दोपहर का भोजन दोपहर में ही हो, सुबह नाश्ता अच्छा। लेना आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री जी, आपने जो आज हमें धन्यवाद। बातें बताई हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत ही नाश्ता लाभकारी, लेना जरूरी। बहुत जरूरी बातें हमने आज जानी। हमें भोजन करते हैं लेकिन भोजन कैसे करना, क्या लेना, ये खास करके तो महिलाओं का विषय है, लेकिन हमारे भाई भी इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे थे, मैं देख रहा था भाइयों ने भी बहुत ध्यान से आपको सुना है और सबको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनश्च एक बार आपने अमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला और आगे भी आपका इसी तरह हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, इसी जी। भावना के साथ हम गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञात करते हुए हमारे आज के सेशन को संपन्न करेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम आरम। आज की मीटिंग हम यही संपन्न कर रहे हैं।